हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायमेंशन एनालिसिस से कुछ प्रॉब्लम। और ये जो मैंने प्रॉब्लम्स ली हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो सभी एग्जामों में आती रहती हैं। ख़ास तौर से यूपी पीएचडी और यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है पीएचडी का, उसको कंसीडर करते हुए प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सभी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। तो सबसे पहले डायमेंशन एनालिसिस में मैंने जो पहली प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ वो है डायमेंशन एनालिसिस ऑफ क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर की जो डेफिनेशंस है, जो हम क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करते हैं क्यू को, वो डिफाइन करते हैं क्यू इजकल टू ओमेगा एल अपॉन आर। यहाँ जहाँ ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एल इंडक्टेंस है और आर हमारा रेजिस्टेंस है। तो क्वालिटी फैक्टर में क्वालिटी फैक्टर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पर निर्भर करता है, एल पर निर्भर करता है और आर पर करता है। ये हमारा एलसीआर सर्किट के अंदर अगर हम फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√LC। और अगर हम सीआर सर्किट एलसीआर सर्किट में बात करेंगे तो ये वैल्यू हमारी हो जाती है 1/ωCR। एक एक्सप्रेशन इसका ये भी है। तो एक एक्सप्रेशन है Q बराबर ओमेगा एल अपॉन आर और Q बराबर 1/ωCR। और अगर ओमेगा की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये क्वालिटी फैक्टर का एक्सप्रेशंस बन जाता है Q इजकल टू 1/√L/C। तो ये तीन एक्सप्रेशंस क्वालिटी फैक्टर के हैं, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं। लगातार क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते रहते हैं। क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए भी आ जाता है एलसीआर सर्किट में। तो अगर हमें एलसीआर सर्किट में एल की वैल्यू देता है, सी देता है, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस, तो ये क्वालिटी फैक्टर हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर को ज़्यादा रखने के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होनी चाहिए, सी की वैल्यू कम होनी चाहिए और एल ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि क्वालिटी फैक्टर को अगर हम ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसे कैसे करें। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम रखें, कैपेसिटेंस को कम रखें और एल की वैल्यू को बढ़ा दें जिससे क्यू की वैल्यू बढ़ के आए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आर, एल और सी ये तीनों वैल्यू हमें न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करा लेगा। याद रखें कि जो हमारी वैल्यू है ओमेगा एल और रेजिस्टेंस, इसकी डायमेंशन सेम है। ओमेगा एल की डायमेंशन और रेजिस्टेंस की डायमेंशन वो सेम होती है। तो जब सेम डायमेंशन की क्वांटिटी ऊपर और नीचे दोनों तरफ होती हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो जो क्वालिटी फैक्टर है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो याद रखें कि क्वांटिटी जो है क्वालिटी फैक्टर वो हमारा डायमेंशन लेस है। तो ये भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया हो क्वेश्चन है। इस पर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको डिस्कस की। और एलसीआर सर्किट में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है और लगातार क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं क्वालिटी फैक्टर पे। तो याद रखें कि क्वालिटी फैक्टर डायमेंशन लेस है। क्वालिटी फैक्टर जो है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती और ओमेगा एल और आर पर निर्भर करता है। अगर एलसीआर दे रखे हैं तो क्वालिटी फैक्टर का ये फॉर्मूला यूज करें, ओमेगा सीआर दे रखे हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज करें, और ओमेगा एल और आर दे रखे हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज करें। तो तीनों ही फॉर्मूलों पे क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ डायमेंशन एनालिसिस में वो है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और हाफ म्यू नॉट एच स्क्वायर के डायमेंशंस। ये भी लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर में याद रखें कि ये हमारा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है। ये जो एक्सप्रेशंस हैं वो हमारा ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। तो एनर्जी पर यूनिट जो वॉल्यूम है वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो स्टोर होती है उसका एक्सप्रेशन है। और अगर हम इंडक्टर में एनर्जी स्टोर लेते हैं पर यूनिट वॉल्यूम तो वो होता है हाफ म्यू नॉट एच स्क्वायर। तो याद रखें। साथ साथ ही इसमें भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है कि अगर हमारी एनर्जी हाफ हाफ स्टोर है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में तो ई और एच में क्या रिलेशन होगा। तो अगर दोनों में एनर्जी हाफ स्टोर है तो हम सीधा एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, इसको इसके बराबर कर दें तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इजकल टू हाफ म्यू नॉट एच स्क्वायर। और जब दोनों में बराबर एनर्जी स्टोर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो हाफ एनर्जी इधर और हाफ एनर्जी इधर तो बराबर हो जाएगी दोनों एनर्जी। तो यहाँ से हाफ को हाफ से कैंसिल आउट कर दें और ई अपॉन एच की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें। तो ई अपॉन एच का जो होल स्क्वायर होगा यहाँ ये वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ई अपॉन एच जो हमारा कैलकुलेट होगा जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कहते हैं, इसकी वैल्यू होगी अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये हमारा रेजिस्टेंस की डायमेंशंस रखेगा। रेजिस्टेंस की डायमेंशन में कैलकुलेट करना बताता हूँ इजीली कैसे कैलकुलेट करें सबसे आसान तरीका से। तो ई अपॉन एच को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट म्यू नॉट
अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको जेड से दिखाते हैं। या मैंने क्वेश्चन नंबर 10 में ये लिया है जेड बराबर ई बाई एच कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। और फ्री स्पेस में जब हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो ये भी याद रखें, इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट होती है वो होती है 120 पाई ओम, ये भी याद रखें। तो ये इसकी वैल्यू है फ्री स्पेस के अंदर। ये भी पूछ सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की वैल्यू फ्री स्पेस में कितनी होती है, तो अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, और इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हमारी 120 पाई ओम होती है। ये भी याद रखें, पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं और उसके बाद में इसे कैलकुलेट कर सकते हैं 3.14 रख के भी। तो ये क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। साथ साथ ये भी याद रखें कि अगर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की डायमेंशन और हाफ म्यू नॉट एच स्क्वायर की डायमेंशन पूछता है, तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की डायमेंशन कैलकुलेट कर लें। तो एनर्जी की डायमेंशंस हम ई बराबर एम सी स्क्वायर से निकाल लें, वही हमारी एनर्जी यू होगी। तो यू बराबर ई बराबर एम सी स्क्वायर, क्योंकि एनर्जी और जो हमारी यू है वो सेम ही है, तो इसको एम सी स्क्वायर के बराबर कर दें। मास को कैपिटल एम से दिखाते हैं डायमेंशनली, सी की वैल्यू को एल टी माइनस 1 से दिखाते हैं, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये एनर्जी की डायमेंशन हो गई। और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है इस क्वांटिटी की डायमेंशन, तो इसको हम पर यूनिट वॉल्यूम के लिए एल क्यूब से डिवाइड कर दें, तो ये डायमेंशन आ जाएगी एम एल माइनस 1 और टी माइनस 2। तो ये कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो इसकी डायमेंशन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होगी, और ये डायमेंशन एग्जैक्टली एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 होगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से कहूँगा, क्योंकि IIT में जेई में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है, और नीट में PGT में सब जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं जो ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो टॉर्सनल कांस्टेंट का है। टॉर्सनल कांस्टेंट भी पूछा जाता है डायमेंशनली। तो टॉर्सनल कांस्टेंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टॉर्सनल कांस्टेंट को निकालते हैं टॉर्क इजिकल टू सी और थीटा से। ये टॉर्क है और ये टॉर्सनल कांस्टेंट है। क्योंकि हमें डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए ऑलवेज फॉर्मूलों की ज़रूरत होती है इनटू थीटा, तो ये हमारा यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। तो टॉर्सनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी टॉर्सनल कांस्टेंट इजिकल टू टॉर्क अपॉन एंगल थीटा। तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टॉर्क की डायमेंशंस, टॉर्क होता है हमारा आर क्रॉस एफ, तो आर क्रॉस एफ का मतलब होगा आर के लिए हम ले लें एल और एफ के लिए ले लें एम एल टी माइनस 2, और ये थीटा हमारा एंगल के लिए आ जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी वैल्यू एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और एंगल माइनस 1, थीटा माइनस 1। एंगल के लिए हम रेडियन लेते हैं या एंगल थीटा में ही दिखा देते हैं कई बार डायमेंशन को। तो यहाँ पे हमारा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और थीटा माइनस 1 ये इसकी डायमेंशंस हो जाएगी। तो यहाँ से इस टाइप से क्वेश्चंस पूछा जाता है कई बार, तो इस तरीक़ा से इसे लिख दें। थीटा माइनस 1 है थीटा की वैल्यू। तो ये डायमेंशन टॉर्सनल कांस्टेंट की है, पूछी जाती है टॉर्सनल कांस्टेंट की डायमेंशंस। क्वेश्चन नंबर 4 में लगातार पूछा जाने वाले क्वेश्चन है। लगातार पूछा जाता है वान डेर वाल गैस कांस्टेंट की वैल्यूज डायमेंशनली। तो होता है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी बराबर आर टी। ये हमारी वान डेर वाल गैस इक्वेशंस है। यहाँ से पूछता है ए की डायमेंशंस और बी की डायमेंशन। ये लगातार पूछता है, कई बार प्रोडक्ट ऑफ ए बी डायमेंशंस पूछता है। तो इन्हें कैलकुलेट करने के लिए सिंपली हम क्या करें, गैस इक्वेशंस को लिख दें और उसके बाद में इसे आगे बढ़ाते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए जो हमारी वान डेर वाल इक्वेशंस है, वान डेर वाल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक चीज़ हमें सदा याद रखनी है कि समान डायमेंशन की जो क्वांटिटी है वो सदा आपस में ऐड होती हैं और वही आपस में सदा सब्ट्रैक्ट होती हैं। आप वॉल्यूम में से वॉल्यूम घटा सकते हैं और आप उसके अलावा जो क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसमें उसी डायमेंशन की क्वांटिटी ऐड की जा सकती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस इक्वेशंस में, तो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी बराबर आर टी में P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, B को वॉल्यूम है और R जो है गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। तो यहाँ से कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा कि P की जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ P जो होगी हमारी डायमेंशन ऑफ प्रेशर, वो डायमेंशन ऑफ A अपॉन वी स्क्वायर होगी। तो इस तरीक़ा से इसे ले सकते हैं, डायमेंशन ऑफ A अपॉन वी स्क्वायर और प्रेशर की डायमेंशन सेम होगी।
तो यहाँ पर जब डायमेंशंस प्रेशर की और A/V² की सेम होगी तो A की डायमेंशन प्रेशर इंटू V² की डायमेंशन के इक्वल होगी। तो यहाँ पे जैसे हम लिख रहे हैं कि जो डायमेंशन है प्रेशर की वो डायमेंशन ऑफ A/V² है, तो डायमेंशन ऑफ A जो होगी डायमेंशन ऑफ प्रेशर V² इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे डायमेंशन ऑफ P इंटू V² इजकल टू डायमेंशन ऑफ A। डी मैंने डायमेंशन के लिए ले रखा है, तो डायमेंशन ऑफ PV² होगा डायमेंशन ऑफ A की डायमेंशन के इक्वल। प्रेशर की डायमेंशन जो होती है वो हम इजीली कर सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया से निकाल लें, और ये V² की डायमेंशन ये हमारी डायमेंशन हो जाएगी A की, तो यहाँ से A की डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब F की जो डायमेंशन है उसे कैलकुलेट करना हमारे लिए इजी है, फोर्स मास इंटू एक्सेलेरेशन होता है, तो मास के लिए जो है m ले लें, एक्सेलेरेशन की डायमेंशन हम सब जानते हैं LT-2 होती है, एरिया की हम सब डायमेंशन जानते हैं, एरिया की जो डायमेंशन है वो हमारी जो होगी वो होगी L², और V² की जो डायमेंशन है वो हमारी L⁻⁶ होगी, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो L³ में मेजर किया जाता है लेंथ की पावर क्यूब से, और जब V² करेंगे तो लेंथ की पावर 6 आ जाएगा। फोर्स के लिए MLT-2 और एरिया के लिए L² ले लें, और यहाँ से डायमेंशन A की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा तरीका होगा A की डायमेंशन कैलकुलेट करने का। तो यहाँ से जो वैल्यू है ये m यहाँ से ले लें, ये 7 हो जाएगी, और यहाँ से जब पावर लेंगे तो ये 5 होगा, तो ML5T-2, तो ये डायमेंशंस हम कैलकुलेट कर लेंगे A की। तो यहाँ से डायमेंशंस ये सिंपली हमें रिमेंबर भी रखनी चाहिए, क्योंकि लगातार एक बहुत ही हॉट क्वेश्चंस रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, डायमेंशंस वान डेर वाल गैस कांस्टेंट से A और B की डायमेंशंस पूछता ही रहता है, और पीजीटी और टीजीटी एग्जामों में तो ये लगातार क्वेश्चंस आता ही आता है। तो ये डायमेंशंस A के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। B जो हमारा है यहाँ वो B होता है हमारा को वॉल्यूम कहते हैं इसे हम, और इसकी जो वैल्यू होती है को वॉल्यूम, और इसकी जो वैल्यू होती है 4 टाइम्स ऑफ NX, 4 टाइम्स ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम, जो वॉल्यूम गैस के मॉलिक्यूल वास्तव में ऑक्यूपाई करते हैं। एक गैस का जो मॉलिक्यूल है उसका वॉल्यूम x होता है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, तो ये टोटल मॉलिक्यूल जो है उनका वॉल्यूम है उसका 4 टाइम्स, ये को वॉल्यूम कहलाता है B, 4NX। ये भी याद रखिए, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, B इक्वल टू 4NX। और B की डायमेंशंस यहाँ पे V की डायमेंशंस के इक्वल होगी, तो B की डायमेंशंस इजीली हम बता सकते हैं, डायमेंशंस ऑफ B जो होगी वो हमारी वॉल्यूम के बराबर होगी, और वॉल्यूम हमारा L³ में होगा। तो ये इजीली हम डायमेंशंस A और B की कैलकुलेट कर पाए। उसके अलावा अगर हमसे कहता है डायमेंशंस ऑफ AB कैसे कैलकुलेट करें, तो कई बार ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आजकल कंपटीशंस में ऐसा ही हो रहा है कि 2 क्वेश्चनों को मिक्स कर देते हैं कंपटीशंस में, तो कई बार पूछा लेता है कि डायमेंशंस ऑफ AB क्या होगी। तो A की हमने यहाँ से कैलकुलेट की है ML5T-2, B की यहाँ से कैलकुलेट की हुई है L³, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो डायमेंशंस ऑफ AB कैलकुलेट हो जाएगी, और वो वैल्यू जो हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे ML⁻⁸T-2। तो इस तरीका से हम डायमेंशंस का क्वेश्चन कर सकते हैं। जब भी डायमेंशंस के एडिशन सब्ट्रैक्शंस के तरीका के क्वेश्चंस आए तो इसी तरीका से हम लें, जैसे क्वेश्चंस पूछ लेता है कि कोई क्वेश्चंस बना दिया कि XT की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है A+BT² + CT³, और X कह रखा है कि ये हमारी डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। तो इस तरीका से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, कहता है A, B और C की डायमेंशंस कैलकुलेट कीजिए। तो याद रखें कि जब ये डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस होगा AB, BT² भी डिस्टेंस होगा, और CT³ भी डिस्टेंस होगा। तो इसकी डिस्टेंस जो होगी ये डिस्टेंस की डायमेंशन के बराबर ही होगा, BT² डिस्टेंस के बराबर होगा, तो B की हम आराम से डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। CT³ भी डिस्टेंस के बराबर होगा, तो C की डायमेंशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीका से क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन, दूसरे से तीसरा क्वेश्चन, ऐसे कोरिलेट कर देते हैं पेपर में, नए नए क्वेश्चंस क्रिएट कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 5 जो इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये हमारी एंट्रोपी की डायमेंशंस है, ये भी लगातार पूछी जाती है, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से कहूँगा लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एंट्रोपी। तो एंट्रोपी की डायमेंशंस में याद रखें कि एंट्रोपी के जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए, कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर लें उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे जो सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन है इसका वो हमारा होता है ds = dq/t। अगर हम किसी सिस्टम को अमाउंट हीट dq देते हैं टेम्परेचर T पे, तो सिस्टम की जो एंट्रोपी चेंज है वो ds होती है, और उसकी वैल्यू dq/t होती है। तो यहाँ पे हीट dq हीट है,
तो हीट एक एनर्जी है, तो एनर्जी की डायमेंशंस यहाँ पे ले लें और टेम्परेचर की डायमेंशंस ले लें और दोनों को आपस में डिवाइड कर दें, उससे हमें एंट्रोपी की डायमेंशन कैलकुलेट हो जाएगी। या हमारे पास इस तरीका से भी हम इसे ले सकते हैं, एक हमारे पास एस का फॉर्मूला है, एस इजकल टू के वी लॉग ओमेगा। ओमेगा यहाँ पर थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कहलाती है और के वी जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे भी याद रखें कि एस की जो एंट्रोपी है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की एंट्रोपी के बराबर होती है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की एंट्रोपी कैलकुलेट कर लें, वो भी हमारी इस फॉर्म से निकल जाती है, क्योंकि एनर्जी का जो फॉर्मूला है, जो हमारी मोनो एटॉमिक ट्रांसलेटरी गैस है, उसकी एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 kBT होता है। तो केबी की डायमेंशन यहाँ से एनर्जी अपॉन टेम्परेचर से सीधी कैलकुलेट हो जाएगी। केबी की डायमेंशन यहाँ से कैलकुलेट होगी तो वो एस के बराबर होगी। तो एस की ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंट्रोपी की जो डायमेंशंस है वो किसके इक्वल होती है, तो वहाँ पे 4 अल्टरनेट हमें दे देगा। तो वहाँ पे हमें देखना है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशंस और एस की जो डायमेंशंस है वो सेम होती है। तो इस तरीका से भी क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हम देख लें एनर्जी की निकाल लें, हीट क्योंकि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो एनर्जी की कैलकुलेट करने के लिए सिंपली बराबर mc² फॉर्मूला यूज करें और यहाँ पर टेम्परेचर के लिए टी कर लें। टेम्परेचर जनरली हम थीटा में यूज कर लेते हैं, टी भी यूज कर लेते हैं, लेकिन जनरली थीटा दिखाते हैं। तो यहाँ पे सिंपली यूज कर लें, मास के लिए m, c के लिए c² के लिए l² t-2 और इस थीटा को जो हमारा यहाँ किसको दिखा रहा है, ये हमारा टेम्परेचर को दिखा रहा है। तो ये हमारी जो डायमेंशंस है वो हमारी एस की डायमेंशंस हो जाएगी, ml² और t-2 और θ-1। जहाँ पे थीटा क्या है, या एंगल नहीं है, ये थीटा यहाँ पे किसको कर रहा है, टेम्परेचर को। तो ये हम ध्यान रखें कि हम टेम्परेचर को जो है एंगल थीटा में, उसमें जो डायमेंशंस के तौर पे थीटा में दिखाते हैं। तो इस तरीका से इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे, यहाँ से भी सिंपली हमारा एनर्जी अपॉन टेम्परेचर ही होगा, वहाँ से भी इसी तरीका से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा सोल्यूशन था एंट्रोपी डायमेंशन का। इम्पल्स का हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इम्पल्स जो होता है वो हमारा होता है इम्पल्स इजकल टू चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स को सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। चेंज इन मोमेंटम का मतलब मोमेंटम में बदलाव, तो मोमेंटम की डायमेंशन ही चेंज इन मोमेंटम की डायमेंशन होगी, ये भी हम सब जानते हैं, क्योंकि चेंज उसी में होगा जो सेम डायमेंशन की क्वांटिटी होंगी। तो चेंज इन मोमेंटम होगा, चेंज इन मोमेंटम का मतलब होगा mv-u। अगर शुरू में मोमेंटम mu था, बाद में मोमेंटम mv हो जाता है, शुरू में वेलोसिटी u थी, बाद में v हो जाती है, तो चेंज इन मोमेंटम हमारा सिंपली m/v-u होगा। यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ चेंज इन मोमेंटम में ये देख रहे हैं हम कि v-u जो है वो वेलोसिटी की डायमेंशन रखेगा, ये हमारा मास की डायमेंशन रखेगा। तो यहाँ से हमारी मास की डायमेंशन m और वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वो हमारी हो जाएगी Lt-1। तो यहाँ से हम सिंपली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, mLt-1 इसकी डायमेंशंस होगी इम्पल्स की। ये भी याद रखें, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम में क्वेश्चन में दे देता है, कई बार इनिशियल वेलोसिटी देगा, फाइनल वेलोसिटी देगा, मास देगा और इम्पल्स पूछ लेगा। तो इस एक्सप्रेशन से निकालते हैं चेंज इन मोमेंटम से इम्पल्स को। उसके अलावा जी की वैल्यू पूछता है, जी की डायमेंशंस पूछता है, स्मॉल जी की डायमेंशन पूछता है। तो कैपिटल जी की जो डायमेंशन है उसे निकालने के लिए तो सिंपली हम न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ यूज करें, F बराबर -g m1 m2 अपॉन r², यहाँ से कैलकुलेट कर लें। और सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट एक्सप्रेशंस, जो भी डायमेंशंस हमें कैलकुलेट करनी होती है उसका एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला हम तलाशते हैं, उस एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं और उस एक्सप्रेशंस की वैल्यू को यूज करते हुए फिर उसकी डायमेंशंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जी की डायमेंशंस अगर यहाँ से देखें तो जी की डायमेंशंस यहाँ से सिंपली हमारी निकलेगी F/r² अपॉन m1 m2, यहाँ से ऐसे कैलकुलेट कर लें। उसके बाद अगर दो मास हैं, मास m1 और m2, उनके बीच डिस्टेंस r है और दोनों एक माध्यम में कहीं पर भी रखे हैं, तो जो उनके बीच फोर्स काम करेगा न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल लॉ से, फोर्स की वैल्यू होगी -g m1 m2 अपॉन r²। तो यहाँ से जी की जो जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है और इसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻11 होती है MKS यूनिट में। तो यहाँ से हम जी की डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हैं, g = F_r² अपॉन m1 m2। तो फोर्स की जो डायमेंशंस है उसे ले लें, वो हमारी हो जाएगी फोर्स की mLt-2, r² की जो डायमेंशंस है वो हो जाएगी हमारी l² और मास की हो जाएगी हमारी m²। यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी m-1 l³ और ये हमारी वैल्यू आ जाएगी t-2। तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जी की डायमेंशंस यहाँ से आएगी F_r² अपॉन m1 m2। एफ की जो डायमेंशंस है मास इंटू एक्सलेशन से ले लें, मास के लिए कैपिटल M,
एक्सेलरेशन के लिए LT-2, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन मीजर होता है, और R स्क्वायर के लिए L स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर हमें लेना है, तो L स्क्वायर आ जाएगा, और M1 M2 के लिए M स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों मास हैं, तो मास 2 बार आएगा तो M स्क्वायर हो जाएगा। M/M स्क्वायर को M-1 लिख देंगे, L और L स्क्वायर को L³ लिख देंगे, और ये T-2 आ जाएगा, तो ये कैलकुलेट हो जाएगी। स्मॉल g की जो डायमेंशंस है उसे हम इजीली बता सकते हैं। g जो है होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशंस होगी, तो इसकी डायमेंशंस हमारी सिंपली जो होती है वो हमारी कैलकुलेट हो जाएगी LT-2। तो स्मॉल g की डायमेंशंस LT-2 और कैपिटल G की डायमेंशंस M-1, L³ और T-2 होती है। तो इस तरीक़ा से इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो मैंने लिखा है क्वेश्चन, इस पर भी बहुत बार मैंने क्वेश्चन को देखा है कि अगर 1 किलोग्राम ऑफ मैटर एनिहिलेट हो जाता है, कहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये भी लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये हमारा जो सिंपलेस्ट फार्मूला है E = mc², उस पर बेस क्वेश्चन है। E = mc² में E एनर्जी है, m मास है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो जब भी मास डिसअपियर करेगा उसके करस्पॉन्डिंग अगर हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो E = mc² एक्सप्रेशन जो है वो हमें सदा यूज करना पड़ेगा, और E की जो वैल्यू है वो हमें इसमें कैलकुलेट करनी है, और वैल्यू जो है मास हमें बता रखा है 1 kg डिसअपियर कर रहा है। C की वैल्यू हमें सब जानते हैं, 3 × 10⁸ होती है, तो 3 × 10⁸ का स्क्वायर कर दें, और ये जो वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी जूल में। तो ये वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो जाएगी 9 × 10⁻16 जूल। तो अगर हमारा 1 kg मास डिसअपियर करता है, पूरा का पूरा एनर्जी में बदल जाता है 1 kg मास, तो हमें इतनी एनर्जी मिलती है 9 × 10⁻16 जूल। दैट इज वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और इसी सिद्धांत के ऊपर जो हमारे न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन प्रोसेस हैं उसमें जो एनर्जी है वो हमारी हमें ऑब्टेन होती है, और उसी से हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स और हाइड्रोजन बम बनाते हैं। हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम करता है, और जो हमारा एटम बम है वो न्यूक्लियर फिशन पर काम करता है। तो न्यूक्लियर फिशन में ये भी जान रखें कि न्यूक्लियर फिशन में जो एनर्जी है वो जो हमारी फिशन में एनर्जी मिलती है वो हमारी 200 MeV या 200 MeV के आसपास मिलती है, जो फिशन में मिलती है, और फ्यूजन में जो हमारे पास 25-26 MeV के आसपास एनर्जी रिलीज होती है। तो ये भी याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर रहा हूँ। 1 न्यूटन में कितने डायन्स होते हैं। एक बड़ा सेट क्वेश्चन है, बड़े छोटे लेवल का क्वेश्चन में से कहूँगा। पूछता है न्यूटन डायन का संबंध और जूल और अर्ग का संबंध। ये भी मैं, क्योंकि छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं हमारे PhD के एग्जाम में, PhD के एग्जामों में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जूल और अर्ग में क्या संबंध है, और न्यूटन्स और डायन में क्या रिलेशंस है। तो ये मैंने इसमें चॉइस में रखा है डायमेंशन एनालिसिस के क्वेश्चंस में। तो 1 न्यूटन को हम डायन में कैसे बदलें, याद रखें कि न्यूटन जो है फोर्स की जो डायमेंशंस है वो हमारी दोनों डायमेंशंस हैं। डायन भी एक साइंटिस्ट थे, उनके ऑनर में हैं, और जो न्यूटन्स हैं वो भी साइंटिस्ट थे, तो दोनों के ऑनर में जो है ये डायमेंशंस हैं। तो इनके बीच में हम रिलेशंस कैसे निकालते हैं। तो हमारी 2 यूनिट होती हैं, एक हमारी यूनिट होती है CGS यूनिट, और एक यूनिट होती है हमारी MKS यूनिट। तो CGS यूनिट और MKS यूनिट में आपस में जो हमारा रिलेशंस है वो हमें पता होना चाहिए कि इसके बीच में हमारा क्या रिलेशंस है। हम न्यूटन्स को डायन में और डायन को न्यूटन्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ। तो फोर्स का जो रिलेशंस हमारा होता है वो हमारा होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आता है, F = ma, कि अगर कोई बॉडी है मास m की, इसके ऊपर फोर्स F एक्ट कर रहा है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो इस फॉर्मूले से दिया जाएगा, F = मास इंटू एक्सेलरेशन से। तो F जो है, अगर हम यहाँ इसको kg में ले रहे हैं मास को, और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ले रहे हैं, तो फोर्स जो हमारा मीजर होगा वो हमारा न्यूटन में मीजर होगा। तो जैसा हम कहें कि 1 न्यूटन कैसे डिफाइन करें, तो 1 न्यूटन की डेफिनेशन ऐसे बनती है कि अगर हमारी 1 किलोग्राम की बॉडी है और उसका जो एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो 1 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, और यहाँ इसे हम बोलते हैं MKS यूनिट, ये जो डेफिनेशन है। अगर हम इसे CGS में जाएं तो CGS में क्या करेंगे, फॉर्मूला तो हमारा यही होगा CGS में भी, F = ma। तो यहाँ से क्या होगा, मास को तो अब हम ले लें ग्राम में, और एक्सेलरेशन को जो ले लें वो ले लें सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में।
तो यहाँ पे जो फॉर्मूला का एक्सप्रेशन आ जाएगा वो हमारा डाइन आ जाएगा, क्योंकि ये CGS में डिस्कशन दे रहा हूँ और ये डिस्कशन दे रहा हूँ मैं MCAS में। तो दोनों में जो थोड़ा सा अंतर है, डिफरेंस है, वो हमें समझ आना चाहिए। मैं बहुत बेसिक से आपको समझा रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि हम बहुत बड़ी क्लासों में पहुँच जाते हैं, डिग्रियाँ भी होती हैं बहुत सारी, लेकिन छोटी छोटी बातें हम नहीं समझ पाते कई बार कि कहाँ से कैसे रिजल्ट आता है। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ से इस एक्सप्रेशंस को kg को ग्राम में बदल लें, मीटर को सेंटीमीटर में बदल लें, तो यहाँ से हम डाइन ले आएंगे। फिर तो kg को 1 kg हमें बदलना है ग्राम में, तो ये हमारा हो जाएगा 1000 ग्राम। मीटर को बदलना है हमें सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर। और सेकंड को चेंज ना करें, सेकंड स्क्वायर ही रहने दें से, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 5 और ये हमारा आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 1 न्यूटन आ गया। तो ये अब देख रहे हैं हम, ये जो वैल्यू है वो डाइन की है, तो 1 न्यूटन जो हो गया वो 10 की पावर 5 डाइन हो गया। जैसे हम न्यूटन को डिफाइन कर रहे थे, जैसे ही हम यहाँ पे ले सकते हैं, क्या कहें कि अगर कोई बॉडी है उसका मास 1 ग्राम है, उसका एक्सीलरेशन 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उस पर जो लगने वाला बल होगा वो 1 डाइन होगा। तो अगर हम 1 ग्राम की बॉडी लें, उसमें एक्सीलरेशन 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो जो उसके ऊपर बल लगने वाला है वो 1 डाइन होगा। 1 किलोग्राम की बॉडी लें, उसका एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उस पर लगने वाला बल 1 न्यूटन होगा और 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल होते हैं। इसी को होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, इसी फॉर्म पे आप रिजल्ट जो हमें निकाल के लाना है वो निकालना है जूल और अर्ग का, जूल और अर्ग में रिलेशंस, और प्रूव करें, घर पे प्रैक्टिस करें इसकी। 1 जूल को प्रूव करें कि ये 1 जूल जो है वो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होते हैं। थोड़ा सा हिंट मैं छोड़े जाता हूँ, बताता हूँ कैसे हमें इसे लेना है कि E बराबर mc स्क्वायर ले लें एक्सप्रेशंस। एक जगह जो हम किलोग्राम मतलब MCAS यूनिट लें, एक जगह CGS यूनिट लें और उनकी आपस में कंपैरिजन कर लें, फिर हम इसको दिखा पाएंगे कि 1 जूल की वैल्यू 10 की पावर 7 अर्ग के इक्वल होती है। जूल भी साइंटिस्ट का नाम है, अर्ग भी साइंटिस्ट का नाम है, और ये हमारे जो न्यूटन्स और डाइन है ये भी साइंटिस्टों के नाम है। तो साइंटिस्टों के ऑर्डर में ये सब नाम दिए गए हैं। तो इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं कहूँगा जो इसमें मैं डिस्कस कर रहा था। मुझे उम्मीद है कि आपके कंसेप्टों को इनरिच करेगी और आपकी PhD की तैयारी में सहायक होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ ही के कहना चाहूँगा कि बहुत सारा YouTube कंटेंट मेरे चैनल पर देखते रहें। बहुत सारा कंटेंट मैंने, जो मेरा चैनल है मैं एक बार फिर से मेंशन कर रहा हूँ, फिजिक्स फॉर ऑल डॉक्टर ललित कुमार के नाम से जो ये चैनल है, इस पर बहुत सारा कंटेंट मैंने ऑलरेडी PhD के लिए पहले से भी अपलोड किया हुआ है, उसे भी फॉलो करते रहें और चैनल के कंटेंटों को देखते रहें। साथ साथ जो गेट नेट बार जस्ट फॉर जेस्ट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो भी इसका लाभ उठाएं। तो चैनल पर कंटेंट आगे मैं अपलोड करता रहूँगा। मुझे उम्मीद है कि ये कंटेंट आपको पसंद आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।